Good morning, students. Today we are starting a new unit that is equilibrium. And equilibrium actually there is a many types of equilibrium, but we will discuss here that is related to uh, chemical reactions, and that is called chemical equilibrium. Before understanding equilibrium, we have to know some basic terms. Those will be frequently used in this unit. So first one, that is types of reactions. There are two main kinds of reaction. First one, irreversible reaction, and the second one, that is reversible reaction. Irreversible जो word है, that is opposite of reversible. You know about reverse means conversion to the back, and irreversible, that can't be turned back. Any chemical reaction in which product formed don't combine to give back the reactant. देखिए, कोई रिएक्शन है हमारी A प्लस बी, और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं P. ठीक है, तो ये रिएक्शन में जो हमारे लेफ़्ट साइड में A और B है ना, ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं. और जो हमारे राइट साइड में ये क्या है, प्रोडक्ट हैं. ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, जितना भी है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया. अब हम ये चाहें कि हमें फिर से जो प्रोडक्ट है ना, वो कन्वर्ट हो जाए किस में, रिएक्टेंट में. ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो. ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप जान लीजिए. रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट ओनली, यानी रिएक्टेंट से केवल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. रिएक्शंस प्रोसीड इन वन सिंगल डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, सिंगल डायरेक्शन होगी. रिएक्टेंट से केवल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से बैक साइड में रिएक्टेंट फॉर्म नहीं हो सकता है. ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीसन. देखिए, ये जो रिएक्शन है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी ये रिएक्शन, है ना. मान के चलिए टाइम ड्यूरेशन हो सकता है कि कुछ फास्ट रिएक्शन हो सकती हैं कि 1 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाए, कुछ 1 मिनट में हो सकती हैं, कुछ 2 आवर्स में हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कितने, लेकिन ये रिएक्शंस अल्टीमेटली क्या होंगी, फिनिश हो जाएंगी. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए प्रोडक्ट इज़ गैसियस. अब देखिए, एक केस हम यहाँ पर बात करें कि A प्लस बी है ना, ये मिल करके क्या बना रहे हैं, C प्लस डी फॉर्म कर रहे हैं. A प्लस बी मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, C प्लस डी. और इसमें क्या है कि एक ये हमारा कंपोनेंट बना है D, ये क्या है, ये गैसियस है. ये कैसा है, गैसियस है. तो आप सोचिए कि जैसे हमने A और B से C प्रोडक्ट बना और D एक बाई प्रोडक्ट बन गया, वो गैस है ना. हमने इसको ओपन कंटेनर में लिया हुआ है. जैसे A और B को हम कंबाइन करेंगे तो जो D है वो गैस के फॉर्म में क्या होगा, ऊपर एयर में मिक्स हो जाएगा, बाहर चला जाएगा सिस्टम से. और जैसे ही बाहर चला जाएगा तो फिर किसी भी कंडीशन में हम C और D तो है ही नहीं है, D ख़त्म हो गया, तो C से और A और B अगर बनाना चाहें तो वो इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो इस वाले केस में हमारी रिएक्शन क्या हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है. एंड दे आर सॉलिड इन स्टेट. अच्छा, एक और केस होता है कि अगर हमने A और उसको मिक्स कर दिया किसके साथ, B में, है ना, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बना, मान के चलिए वो प्रेसिपिटेट बन गया. ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा.
और फिर हम इससे अगर इसको ए और बी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ जनरल रिएक्शंस हैं, जनरल एग्जांपल्स हैं, जनरल उनका नेचर है कि किस तरीके से हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से अगर हम रिएक्टेंट चाहें तो वो नहीं बन सकते। तो देखिए जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है इर्रिवर्सिबल, उसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है ना प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये हमेशा ओपन वेसल में पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन कहाँ जाएगी, इर्रिवर्सिबल मैनर में कंप्लीट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओपन वेसल, ओपन का मतलब जिस कंटेनर में करा रहे हैं वो ओपन है, क्लोज्ड नहीं है ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर गैसियस बना या ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल नेचर का तो वो आसानी से क्या करेगा, स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। अब जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है तो उसमें जैसे ऑक्सीजन यहाँ फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन गैस है तो इमीडिएट बनते ही बाहर चली जाएगी। अब KCl से KClO3 अगर हम बनाना चाहें, क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हुई, इर्रिवर्सिबल। पोटेशियम क्लोरेट से हम KCl और ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन KCl को KClO3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस है, दैट विल एस्केप आउट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे एसिड बेस को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, आपने 10th में पढ़ा था, है ना। और जो NaCl है वो क्या, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो इससे वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो हमारा यहाँ पर भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ये भी वन डायरेक्शन रिएक्शन है, ये भी इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट वन, आयनिक प्रेसिपिटेशन। देखिए आयनिक प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। याद रखना, जहाँ आयन वर्ड आ जाए ना, आयन का मीनिंग है वेरी रिएक्टिव, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं तो इसमें भी हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का AgCl का, वो नीचे बैठ जाएगा, वो फिर रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी हमारी क्या है, फास्ट रिएक्शन होती हैं। जब ये इनका रिडक्शन हो गया तो ये बैक रिएक्शन नहीं करती हैं। तो देखिए ये अभी हमने फर्स्ट काइंड की रिएक्शंस यहाँ पर स्टडी की। ये वो रिएक्शन है जो केवल वन डायरेक्शन में होती हैं और इर्रिवर्सिबल होती हैं, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि या तो इनमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है या फिर ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, गैसियस में प्रोडक्ट बनते हैं जो कि स्किप कर जाते हैं। ठीक है, ना तो सेकंड वन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए रिवर्सिबल जो रिएक्शन है ये पूरा चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस के मतलब उन्हीं को एक्सप्लेन करता है, उन्हीं को स्टडी करता है। क्यों करता है, तो इसको हम जानेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए हम पूरा एक यूनिट हमने रखा है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। तो पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट है ना, A + B, वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं C+D। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हैं उनका भी ऐसा नेचर है कि वो भी रिएक्ट करते हैं और दोबारा डिकम्पोज हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, किसमें, A और B में। यानी रिएक्टेंट किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में, और उसी ड्यूरेशन में प्रोडक्ट किस में चेंज हो गए, हमारे रिएक्टेंट में। तो ये जो प्रोसेस है ना, इंटर कन्वर्जन या रिवर्सिबिलिटी, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। इसको देखिए ये एक सिंबल बनाया जाता है इसके लिए, है ना, एक एरो, हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा हाफ एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, बैक। ठीक है, ये टर्म्स आप याद रखना क्योंकि ये यूज होंगे फ्रीक्वेंटली। तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट में। रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन।
तो ये तो हमने बता दिया, रिएक्शन बैकवर्ड में भी आती है और फॉरवर्ड में भी आती है। ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। देखिए ये पॉइंट, अगर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस करेंगे, एक तरफ हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे, एक तरफ इरिवर्सिबल, ठीक है। और इनमें जब हम डिफरेंस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन क्या होती हैं, वन डायरेक्शन होती हैं, जबकि ये क्या है, बोथ डायरेक्शन में काम करती हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम इसमें लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन है ना रिवर्सिबल कभी कंप्लीट नहीं होती, नेवर कंप्लीटेड, जबकि ये क्या है, कंप्लीट हो जाती हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो इरिवर्सिबल हैं उनको हम किस में कराते हैं, ओपन में, और इनको हम किस में कराएंगे, ये हमारी होती है क्लोज्ड वेसल में, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन गैसों में भी हो सकती हैं, है ना, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके लिए क्लोज वेसल होना चाहिए। जो कंटेनर है जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, थर्मल डिसोसिएशन इन क्लोज्ड वेसल। ये हमारा वेसल है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए। अगर हम इसको रिवर्सिबल में कराएं तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, इसको बंद कराना पड़ेगा। देखिए CaCO3, इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaO + CO2, और जब ये दोनों अंदर रहेंगे तो ये फिर कंबाइन होकर के दोबारा किसमें चेंज हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। देखिए ऐसे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक होता है, और इनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें, PCl5 में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसके लिए एक पूरा लेक्चर इसमें है इक्विलिब्रियम में। तो जैसे जो हमारा सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसको हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बनाता है और एसिड में डिकम्पोज हो जाता है। कुछ गैसियस रिएक्शंस हैं जैसे N2 + O2, है ना, ये मिलकर क्या बनाते हैं, NO बना लेते हैं। इसमें देखिए ये गैसेस होते हैं, इनके कलर होते हैं, है ना। तो अगर ये जब स्टार्टिंग में होगा तो एक जो कंपोनेंट है वो कम होगा तो उसका एक कलर होगा, और जैसे जैसे दूसरा कंपोनेंट हमारा इंक्रीज़ होगा तो कलर क्या होता है, इसमें चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को चेंज करें या रिएक्शन की डायरेक्शन को इसमें चेंज करें कंसंट्रेशन बढ़ा के, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई देते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन आयोडीन, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे क्लोज्ड वेसल में, है ना। ये हमारा एक क्लोज वेसल है, इसके ऊपर यहाँ हमने एक कॉर्क लगा दी, ठीक है। इसमें हमने H2 और I2 2 रिएक्टेंट्स लिए। जब इनको हम कंबाइन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HI में, है ना। और ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है, रिवर्सिबल। जितने टाइम में रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उसी टाइम में प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट में। ऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस, देखिए हाइड्रोलिसिस हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो गया, और दूसरा ऑर्गेनिक में जैसे एस्टर, ये जो फॉर्मूला होता है देखिए C2H5OH, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्कोहल का, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल। ऐसे ही C2H5COOCH3, इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप है COO, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा किसका है, एस्टर का, ठीक है। आपने सेपोनिफिकेशन 10th में पढ़ा था, और उसकी अपोजिट रिएक्शन थी एस्ट्रीफिकेशन, है ना। तो ये कौन सी है, ये सेपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन है जिसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, एस्टर का। तो इससे हमारा एक तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए COOH ग्रुप आ गया इसमें, और दूसरा हमारा OH बन गया। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन इन क्लोज वेसल, सेकंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट या हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक जैसे एस्टर, और गैसियस रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल। तो देखिए यहाँ एक टर्म आ रहा है फ्रीक्वेंटली, क्लोज्ड,
ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट में कंपोनेंट बन रहे हैं उनको बाहर नहीं जाने देना है, उनको वहीं पर रहने देना है, तभी वो आपस में कोलाइड करेंगे, रिएक्ट करेंगे और फर्दर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हमने 2 टाइप्स की रिएक्शंस को स्टडी किया, एक रिवर्सिबल और दूसरी इरिवर्सिबल। तो क्योंकि देखिए इस चैप्टर में हम एक्चुअल में क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज़ में। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस रिवर्सिबल एंड सेकंड वन हीट्रोजीनियस रिवर्सिबल, है ना। होमो का मीन्स क्या होता है, सेम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई हमारी रिएक्शन है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना रहे हैं, NO बना रहे हैं। तो इसमें ये तो हो गए रिएक्टेंट और ये वाले हो गए प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दोनों की स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है ना। देख ले, इधर देख लीजिए, नाइट्रोजन भी गैस में, ऑक्सीजन भी गैस में और NO भी गैस में है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारे होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का साइन भी यहाँ पर बना हुआ है ना, ये साइन है। ऐसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं और अमोनिया डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें सारे कंपोनेंट, चाहे लेफ़्ट साइड में देखिए या राइट साइड में देखिए, रिएक्टेंट में देखिए, प्रोडक्ट में देखिए, सभी क्या है, गैस है। सेम वे में सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर एस्ट्रीफिकेशन जो अभी हमने बात की थी, ये इसमें सारे क्या हैं, लिक्विड स्टेट में है। ग्रेफाइट से डायमंड, है ना, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। और ये सल्फ़र है। सल्फ़र के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सल्फ़र रोम्बिक और एक सल्फ़र होता है मोनोक्लिनिक, है ना। ये टेम्परेचर से एक दूसरे में क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो ये होमोजीनियस हो गए क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। एक हमारी कंडीशन होती है हीट्रोजीनियस। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हीट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, हीट्रो। तो हीट्रोजीनियस रिवर्सिबल मीन्स जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, है ना, इसको हमने थर्मली डिकम्पोज किया। थर्मल का मीन्स होता है हीट दी इसको और ये ब्रेक हो गया। किस में ब्रेक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये तो हमारा सॉलिड था, लेकिन जो CO2 गैस बनी वो क्या थी, गैसियस स्टेट में आ गई। तो यानी ये जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट दोनों की स्टेट अलग हो गई। ऐसे ही फेरस ऑक्साइड को हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये प्योर आयरन मेटल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये गैस बन रही है, इधर सॉलिड भी है, ऐसे यहाँ भी सॉलिड और गैस। ये रस्टिंग का फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट काइंड की स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों स्टेट जहाँ मिलेंगी आपको, तो वो क्या होगा, हीट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन जनरल रिएक्शन डोंट प्रोसीड टू कंप्लीट when they are carried out in closed container। जैसे हमने यहाँ पर एक केस ले लिया, ये हमारा एक कंटेनर है और ये कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है। और इसमें हमने क्या फिल किया, वाटर ले लिया। अब देखिए कोई भी हमारा एक टेम्परेचर ले लिया हमने एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी टेम्परेचर पर क्या होता है कि कोई भी हमारा लिक्विड या गैस है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें, है ना, मूवमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है।
इसकी वजह से वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सरफेस को छोड़ करके और बाहर आते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा होता है कि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर जो बाहर एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग है उसमें क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं वाटर के, जब वो ऊपर आ जाते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो फिर वो वापस क्या करते हैं, है ना, लिक्विड में फिर आने लग जाते हैं। दोबारा समझिए, दोबारा बताता हूँ मैं। एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने वाटर लिया है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में उनकी टेम्परेचर पर, हर टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सरफेस से ऊपर जाते हैं, है ना, सरफेस को छोड़ देते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है, जब वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं तो वो नीचे अगेन क्या करते हैं, वाटर में फॉल डाउन करते हैं ना, दोबारा आ जाते हैं उसमें। तो ये प्रोसेस चलती रहती है ना। कैसे चलती रहती है कि कुछ ऊपर जाएंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, और कुछ नीचे आएंगे जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है, लॉस हो कर चुके हैं वो, है ना। जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वो ऊपर चले जाएंगे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई वो नीचे। अब ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब जितने मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, या उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये इक्विलिब्रियम है कि जो हमारे लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में। किस प्रोसेस से, वेपराइजेशन से, है ना। और वाटर वेपर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाता है, किससे, कंडेंसेशन से। ठीक है, तो ये दो हमारी प्रोसेस हैं वो चलती हैं और इससे एक इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है ना, केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रही है। लिक्विड से किस में चेंज हुआ, गैस में, और गैस से किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। ऐसे ही एक हम केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज, जैसे हमने कोई कंटेनर ले लिया क्लोज में, उसमें हमने ये ले लिया PCl5 और साथ में PCl3 और PCl2, तो ये इसमें ब्रेक होगा और कुछ टाइम के बाद ये दोनों इसमें ब्रेक होंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जब जितनी स्पीड से, जितनी रेट से PCl5 कन्वर्ट होगा किस में, PCl3 और PCl2 में, उतनी ही स्पीड से ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, PCl5 में। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन होती है किसकी, इक्विलिब्रियम की। अब देखिए इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट ग्राफ्स आपको शो किए गए हैं। फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमने अमाउंट कितना लिया रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट क्या है ना। और टाइम के साथ हमने ग्राफ लिया, या एक्स डायरेक्शन पे टाइम ले लिया, वाई डायरेक्शन पर उसका अमाउंट यानी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो देखिए जब स्टार्टिंग में जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे हमारी यही PCl3 PCl5 वाली है ना, हाँ ये है PCl3 और PCl5, ये जो रिएक्शन है हमारी, है ना। तो इसमें स्टार्टिंग में ये रिएक्टेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन मान के चलिए कितनी होगी, 100 हमने ले लिया। कितना ले लिया, 100। तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है शुरुआत में क्या मैक्सिमम होती है, लेकिन विद द टाइम ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में।
और जो प्रोडक्ट है हमारा जब स्टार्ट हुई है रिएक्शन उस टाइम पर ये क्या होगी, नियर टू जीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्योंकि क्लोज वेसल में और दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि तब जितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतने ही टाइम में प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ये वाला है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका देखिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक टैप के थ्रू इसको फिल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर भी एक टैप लगा हुआ है। इसकी रेट और इसकी रेट, दोनों की रेट क्या है, इक्वल है। जितने टाइम में ये इसको फिल करता है उतने टाइम में ये इसको क्या करता है, खाली कर देता है ना। जितना ये फिल करता है उतना ये खाली करता है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है किसकी, वाटर की, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर हमने खाली से स्टार्ट किया तो ये खाली ही रहेगा, अगर हमने हाफ़ ले लिया तो ये हाफ़ ही रहेगा, ना ये भर पाएगा ना ये खाली हो पाएगा। क्योंकि जितनी देर में इसमें हम इनपुट दे रहे हैं उतनी ही देर में उतना ही इसमें आउटपुट हो जाता है। ये कंडीशन हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका सोचने वाला है कि क्या ये इस प्रोसेस में देखिए कंसंट्रेशन तो हमारी फ़िक्स हो गई है ना। हम देखेंगे कि वाटर जितना है उतना ही है, वाटर भर ही नहीं रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो स्टेशनरी रिएक्शन है, स्टैटिक रिएक्शन है? क्या ये रुकी हुई है, क्या ये प्रोसेस रुकी हुई है ना, सोचिए इसे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नो। इसमें क्या है कि प्रोसेस तो हमारी क्या है, डायनामिक है, प्रोसेस तो हो रही है ना, लेकिन रिजल्ट इसका क्या है, नहीं मिल रहा है हमें। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। जितनी देर में हम इनपुट दे रहे हैं उतने में ही क्या हो रहा है कि आउटपुट ख़त्म हो जा रहा है ना। तो इस वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है कि वो डायनामिक होता है लेकिन रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, और जितने टाइम में वो फॉरवर्ड में जाता है उतने में ही वो बैकवर्ड में बैक हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ये रिएक्शन का भी दिया हुआ है कि हमारी रेट है, स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसकी रेट क्या होगी, कम होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन की वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की 2 हमने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टडी की। एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, दूसरी जो रिएक्शन की रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी हमने 2 यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखे, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें वाटर वेपर चेंज हो रही थी किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड वाटर वेपर में। एक टाइम पर दोनों हमारे क्या हैं, एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। और दूसरा हमने एक केमिकल रिएक्शन को देखा PCl5 से, कि जितने टाइम में वो PCl3 और Cl2 में चेंज हो रहा है, सेम पीरियड ऑफ टाइम में जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप स्टडी करिए और नोट्स बनाइए इसके, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।